अच्छा जी, सवाल के अगले पार्ट पर चलते हैं। पीसी हैज़ अनदर स्टोर एस अबाउट टू ओपन इन द साउथ ऑफ द कंट्री। कंपनी का एक और स्टोर है और वो साउथ रीजन में ऑपरेट करेगा। इट हैज आस्क्ड यू फॉर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट कैन एक्सपेक्ट ओवर ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 years। यानी कि ये जो नया स्टोर है हमें इसका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके देना है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन है? सेल्स वॉल्यूम इन द फर्स्ट ईयर विल बी 18,000 यूनिट्स। पहले साल में 18,000 यूनिट्स बिकेंगे। सेल्स वॉल्यूम विल ग्रो एट द रेट ऑफ 10% फॉर years 2 and 3, but no further growth is expected in year number 4। दूसरे तीसरे साल ये सेल्स वॉल्यूम जो है वो 10% से इंक्रीज होगा, चौथे साल इंक्रीज नहीं होगा। सेल्स प्राइस विल स्टार्ट एट $12 per unit फॉर द फर्स्ट 2 years, बट देन रिड्यूस बाई 5% per annum फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 years। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो पहले 2 साल 12 होगी और फिर वो जो है वो 5% से गिरेगी। अब इस पैराग्राफ से हम अपनी सेल्स से रेलेवेंट वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट 4 years की बात कर रहा है, ठीक है। और जनाब ये जो 2008 है अभी, तो नेक्स्ट मतलब कि 2009, 2010, 2011 और 2012 की बात कर रहा है। करते हैं इसकी कुछ वर्किंग, ठीक है। मैं यहीं पर स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमारे पास साल 2009 है, साल 2010 है, साल 2011 है, साल 2012 है। आई होप कि आप सबके सामने जो है वो सवाल मौजूद है। हम सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम यानी कि यूनिट्स की बात करते हैं। उसने बोला कि 2009 में 18,000 यूनिट्स बिकेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है अगर आप देखोगे तो। उसके बाद इसने ये कहा था कि ये यूनिट्स जो है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स वो 10% से इंक्रीज होंगे 2 सालों के लिए, दूसरे और तीसरे साल। तो 18,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1 से, या 18,000 का 10% लो और 18,000 में ऐड करो तो 19,800 आ जाता है 2010 पे। फिर 19,800 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 21,780 आ जाता है 2011 में। इसके बाद इससे बोला था 2012 में कोई इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ 2 सालों के लिए इंक्रीज होगा। आज 18,000 है, 2 सालों के लिए इंक्रीज होगा 10% और फिर वो सेम रहेगा। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस उसने बोल दिया कि अभी जो है ना वो 12 है, ठीक है। और उसने बोला था कि अगले साल भी 12 रहेगी, सेम रहेगी। फिर इसने बोला था कि 5% से कम हो जाएगी, तो 12 का 95% ले लो तो 11.4 हो जाएगी। और फिर उसने बोला दोबारा 5% से कम होगी तो 11.4 का 95% ले लो, यानी कि 10.83 हो जाएगी। अब सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? 18,000 इंटू 12 यानी कि 216,000। इसी तरह से 19,800 इंटू 12 यानी कि 237,600। इसी तरह से 21780 इंटू 11.4 यानी कि 248,292। और फिर 21780 इंटू 10.83 यानी कि 235,877। ठीक है भाई, ये सेल्स रेवेन्यू हो गया। अच्छा, अब जब सेल्स रेवेन्यू आ गया तो आगे हम देखते हैं कि और हमारे पास सवाल में क्या बातें लिखी हुई हैं। ये हमने पहला पैराग्राफ अकाउंट फॉर कर लिया। अब वो बोलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट विल स्टार्ट एट 40%। पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट होगा 40%, बट विल रिड्यूस एज दी सेल्स प्राइस रिड्यूसेस। लेकिन ये रिड्यूस होगा या ये कम हो जाएगा जैसे जैसे सेलिंग प्राइस कम होगी वैसे वैसे। All purchase prices on goods for resale will remain constant for the 4 years। ये इसने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बता दिया, ठीक है।
अब ग्रॉस प्रॉफिट की जो वर्किंग है वो देखिएगा जरा कैसी होगी। देखो उसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो पहले साल 40% होगा। अच्छा, हमें ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू। तो अगर सेल्स रेवेन्यू उल्टे हाथ पे मल्टीप्लाई होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेल्स रेवेन्यू। पहले साल अगर 40% होगा तो 216,000 का 40% बन जाता है 86,400। पहले साल होगा 86,400। फिर उसने कहा था कि ये रिड्यूस होगा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगी। तो अगर मैं 2010 की बात करूंगा, 2010 में सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं हुई है, और अगर रिड्यूस नहीं हुई है तो 237,600 का 40% यानी कि 95040 95040। अब 2011 में क्या होगा, बड़ा गौर से सुनना। 2011 में सेलिंग प्राइस कम हुई है, यस सर कम हुई है। बहुत गौर से ये वर्किंग जरा देखना, ये एक मुश्किल वर्किंग है। देखो 2009 और 2010 का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना वो है 40%। 2009 और 2010 का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना वो है 40%। इसका मतलब ये कि अगर आप चीजें 100 रुपए की बेचते हो, अगर आप 100 की चीजें बेचते हो तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो 60 होती है और आपको 40 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है। 2011 में क्या हो रहा था कि जो सेलिंग प्राइस थी ना वो 5% से कम हो रही थी। अच्छा, अगर सेलिंग प्राइस 5% से कम होती है ना, कभी भी अगर कोई ये बोले कि यार सेलिंग प्राइस 5% से कम हो रही है तो सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो भी 5% से कम होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 2 चीजें बेची, एक चीज 50 की बेची तो 2 चीजें टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ 100। लेकिन अगर इसकी सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाती है यानी कि 50 रुपए की वैल्यू 50 इंटू 95 47.5 हो जाती है, तो 2 चीजों की टोटल सेल्स रेवेन्यू वाली वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 47.5 इज 95। तो तुम देखो जरा, अगर सेलिंग प्राइस 50 से 47.5 पर जाएगी, 5% कम होगी, तो सेल्स रेवेन्यू 100 से 95 पर चला जाएगा, 5% कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2009 और 2010 तो ठीक है, 2011 में क्या हुआ, सेलिंग प्राइसेस कितने से कम हुई, 5% से। तो अगर मैं 2011 का इसी तरह का एक स्टेटमेंट बनाऊं तो यार सेल्स रेवेन्यू ही 5% से कम होगा, 95 हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल सेम रहेगी 60, ग्रॉस प्रॉफिट भी 5 से कम होगा और 35 रह जाएगा। अब अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो 35 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100%, तो 35 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100% इज 36.84%। 36.84%। जब आपकी सेलिंग प्राइस कम हो रही है 5% से तो जरूरी नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट भी 5% से कम हो, वो कम हो रहा है, वो 40% था और वो 40% से रिड्यूस होकर 36.84% पर चला गया। रिड्यूस जरूर हुआ लेकिन 5% से जरूरी नहीं है, तुम्हारे सामने है सारी चीजें। तो अब 2011 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 248,292 मल्टीप्लाइड बाई 36.84%, यानी कि ये आ जाता है 91470। ठीक है ना, तकरीबन 91470। अच्छा, राउंडिंग ऑफ की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एरर रह जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको यूं करोगे 35 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 और 36.84210526% लेकर जाओगे तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो पेनलाइज नहीं किया जाता, तो फिक्र की बात नहीं है। 2012 में क्या होगा, 235,877 इंटू 36.84%, ये हो जाएगा आपका 868। अच्छा 2012 में दोबारा से प्राइसेस जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से मजीद कम हुई है, तो नया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि इस सिनेरियो से
95, 60 और 35 पर हम आ गए थे। वापस से क्या हुआ था, 2011 और 12 के बीच में सेलिंग प्राइसेस 5% से कम हुई थी, यानी कि 90, 60, 30। तो अब क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 इज 33.33%। ठीक है, 33.33% नया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है, 33.33%। और अब 235,877 का 33.33% ले लेते हैं हम, ये बन रहा है आपका 78617, 78617। ठीक है भाई, ये ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग ज़रा थोड़ी सी टिपिकल थी, मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बहरहाल हमने कर ली। इसके बाद देखते हैं और क्या बोलता है भाई। और बोलता है ये कि ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विल बी $70,000 फॉर द फर्स्ट 2 years, राइजिंग टू 80,000 इन ईयर्स 3 and 4। तो ओवरहेड्स तो बड़े आसान है। ओवरहेड्स क्या है भाई, ओवरहेड्स दूसरे जो खर्चे होते हैं ना हमारे, तो ओवरहेड्स जो है वो बोल देते हैं कि भाई पहले जो 2 साल हैं उसमें 70,000 होंगे, 70,000, और अगले जो 2 साल होंगे उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 80,000। तो अब हम अपना नेट प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। 86,400 माइनस 70,000, तो यह आ जाता है हमारा 16,400। उसके बाद 95040 माइनस 70,000, यह आ जाता है 25040। उसके बाद 91470 माइनस 80,000, यह आ जाता है आपका 11470। उसके बाद 78617 माइनस 80,000, यह आ जाता है आपका कोई नेगेटिव 1383। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या दी हुई है, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Store S requires an investment of $100,000 at the start of its first year of trading. PC depreciates non-current assets at the rate of 25% of cost. No residual value is expected on these assets. Depreciation का रेट है 25%, यानी कि पहले साल के शुरू में जो इन्वेस्टमेंट होगी ना वो होगी 1 लाख। 25% 1 लाख का कितना बनता है, 25,000। उससे बोला है कि कॉस्ट का 25% लेंगे, ये डेप्रिसिएशन है। तो अगले साल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो 75,000 होगी, उसके अगले साल 50,000 होगी, उसके अगले साल 25,000 रुपये होगी, बिकॉज उसने बोला था कि 25% कॉस्ट का लेना है। 1 लाख का 25% 25,000 बनता है, और 25,000 से हर साल डिप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम होगी। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, 16400 डिवाइडेड बाई 1 लाख, यह आ जाता है आपका तकरीबन 16.4%। उसके बाद 25040 डिवाइडेड बाई 75,000, यह आपका बन जाता है तकरीबन 33.39%। उसके बाद 11470 डिवाइडेड बाई 50,000, यह आपका बन जाता है तकरीबन 22.94%। उसके बाद 1383 डिवाइडेड बाई 25,000, यह आपका बनता है नेगेटिव 5.5% तकरीबन। ठीक है भाई, तो आप देखो कि यार वैल्यूज जो है वो कैसे कैलकुलेट हुई हैं आराम से। अच्छा, इसकी ऑल्टरनेट वर्किंग भी है, जो आप अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग में मसला है तो आप बैक साइड से आंसर ज़रूर देखना, जो आपको पास पेपर्स दिए हैं, तो ऑल्टरनेट वर्किंग भी आपको मिलेगी। तो अब वापस से हम चलते हैं सवाल पर। इसने बोला था कैलकुलेटिंग कॉलम फॉर्म द रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टोर एस ओवर ईच ऑफ इट्स फर्स्ट 4 years। तो हमने अब पार्ट सी भी मुकम्मल कर लिया, ठीक है ना। पार्ट डी जो है वो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने पार्ट पर खुद कंप्लीट करो, कोशिश करो। पहले पार्ट ABC पूरे 100% ग्रिप में ले आओ, तो पार्ट डी पे भरो, और पार्ट डी कोशिश करो कि खुद से कैलकुलेट करो, ठीक है, ताकि कुछ आप लोगों के पास भी कैलकुलेट करने को हो और फिर मुझसे डिस्कस करना लाइव क्लासेस के दौरान। बहुत शुक्रिया।